Hello, welcome to Magnetic Study, Creating the Ways of Cracking SSB Exams। तो आज का जो लेक्चर है जनरल साइंस का लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर ऑफ जनरल साइंस। इससे पहले मैं कुछ बता दूं आपको कि जो मैंने क्विज रखा था जनरल साइंस में वो मुझे बंद करना पड़ा। क्यों बंद करना पड़ा? मैंने बोला था पहले कि मैं 30 क्वेश्चंस दूंगा क्विज में, लेकिन मैंने फिर शायद 15-16 क्वेश्चंस ऑनली दिए, क्योंकि जब मैंने उसमें से रिजल्ट देखा तो रिजल्ट में मुझे क्या लगा कि आप लोग जो हो वो पूरा वीडियो नहीं देखते हो, फुल वीडियो नहीं देखते हो। पूरा वीडियो न देखने की वजह से क्या होता है कि आप जो वहाँ पर ऑप्शंस देते हो वो गलत देते हो। अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30% स्टूडेंट्स जो है वही करेक्ट आंसर देते हैं, बाकी जितने भी हैं वो गलत ही आंसर देते हैं। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि वीडियो को ना सुनना। ध्यान रहे, अगर आप वीडियो को ना सुनोगे तो आपको कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, आपका कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप वीडियो को फुल देखो, पूरा देखो, फ्री में मिल रहा है तो पूरा देखो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहां पर न्यूटन्स थर्ड लॉ। इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ पर पिछले एग्जाम्स में, पिछले जेके एसएसबी एग्जाम्स में, तो उनको भी डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कहां से? थर्ड लॉ से। थर्ड लॉ में जाने से पहले हमें एक कंसेप्ट यहां पर पढ़ना है। उस कंसेप्ट का नाम है, यानी कि स्पेशल टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़ने, उनको कहते हैं इंपल्सिव फोर्सेस। क्या कहते हैं? इंपल्सिव फोर्सेस। तो सबसे पहले हम यहां पर इनको डिस्कस करेंगे, इंपल्सिव फोर्सेस क्या चीज है। क्लियर? तो मैं पहले यहां पर स्टेटमेंट लिखाता हूं, फिर एग्जांपल्स दूंगा ताकि आप लोग इसको क्लियरली समझ जाओ कि इंपल्सिव फोर्सेस किन फोर्सेस को कहा जाता है। फर्स्ट क्या लिखाऊंगा मैं यहां पर? उनका स्टेटमेंट। तो फोर्स है ये, द फोर्सेस which act on bodies or objects, which act on bodies or objects for short period of time, period of time। आप शॉर्ट के आगे लिखोगे वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसे फोर्सेस जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर पड़ते हैं, लेकिन कितने समय तक पड़ते हैं? काफी कम समय, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। उन फोर्सेस को क्या कहते हैं? इंपल्सिव फोर्सेस। क्या कहते हैं? इंपल्सिव फोर्सेस। क्लियर? एक एग्जांपल मैं आपको यहां पर दूंगा, एग्जांपल यहां पर दूंगा मैं आपको। बैट हिटिंग द बॉल। जब क्रिकेट बैट बॉल को हिट करता है तो वो कितने समय के लिए, कितने टाइम के लिए कांटेक्ट में होते हैं? काफी कम, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। और ड्यूरिंग कांटेक्ट उस पर तो फोर्स पड़ता है, बॉल पर तो फोर्स पड़ता है, लेकिन काफी कम समय के लिए कांटेक्ट में होते हैं और फोर्स भी पड़ता है, और वो काफी ज्यादा फोर्स पड़ता है। तो वो फोर्स क्या कहलाता है? इंपल्सिव फोर्स। दूसरी एग्जांपल मैं दूंगा यहां पर, फोर्स ऑन बुलेट व्हेन ट्रिगर्ड फ्रॉम गन। तो जब गन से हम ट्रिगर, बुलेट को बाहर निकालते हैं तो हम ट्रिगर दबाते हैं, तो ट्रिगर दबाने से क्या होता है? एक जोरदार फोर्स पड़ता है। किस पर? बहुत ज्यादा फोर्स पड़ता है। किस पर? बुलेट पर। और ये कितने समय तक पड़ता है? काफी कम समय, क्योंकि ये दोनों कांटेक्ट में काफी कम समय के लिए होते हैं। तो ये कौन सा टाइप ऑफ फोर्स है? इसको इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। क्लियर? अब इसमें क्या याद रखना है हमें इंपल्सिव फोर्स में? इंपल्सिव फोर्स जो होता है ये वेरिएबल होता है। फर्स्ट थिंग क्या याद रखोगे आप? इंपल्सिव फोर्स जो होता है ये वेरिएबल होता है। वेरिएबल का क्या मतलब है? कि ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है।
वेरिएबल फोर्स है। जितने समय के लिए ये कांटेक्ट में होता है, जितने समय के लिए कांटेक्ट में, उस समय में भी इसका वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। क्लियर? इसलिए इसको मेजर करना इजी पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे फिर? हम देखेंगे इसका इफेक्ट। क्या देखेंगे हम? इसका इफेक्ट, यानी कि इसकी वजह से क्या होता है। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से चेंज इन मोमेंटम होता है, यानी कि मोमेंटम में चेंज आती है, और इस इफेक्ट का नाम होता है इंपल्स। इसको हम क्या बोलते हैं? इंपल्स। तो इंपल्स क्या चीज है? इंपल्स मीन्स इफेक्ट ऑफ impulsive force, इफेक्ट ऑफ impulsive force। क्लियर? क्या चीज है? इफेक्ट ऑफ impulsive force। क्लियर? ये इसका इफेक्ट है। क्लियर हुआ है? तो इंपल्स का क्या मतलब है? इफेक्ट ऑफ इंपल्सिव फोर्स। और इफेक्ट ऑफ इंपल्सिव फोर्स क्या चीज है? चेंज इन मोमेंटम। तो आप इंपल्सिव फोर्स को मेजर नहीं कर सकते, बल्कि हम क्या मेजर करेंगे? हम मेजर करेंगे चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम ही क्या होता है? इफेक्ट ऑफ इंपल्सिव फोर्स। उसकी वजह से क्या होगा? मोमेंटम चेंज होगा। तो इंपल्स विल बी इक्वल टू, हम कहेंगे फोर्स इंटू टाइम। फोर्स इंटू टाइम। क्लियर? फोर्स इंटू टाइम जो होता है दैट इज चेंज इन मोमेंटम। उसको चेंज इन मोमेंटम भी बोलते हैं। तो ये कहां से हमें पता चला? तो सेकंड लॉ से पता चला। सेकंड लॉ से आप इसको देख सकते हो। अब इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, वो पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां पर। पॉइंट नंबर 1, इंपल्स के बारे में। इंपल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या चीज है? वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? मोमेंटम की डायरेक्शन। जो मोमेंटम की डायरेक्शन है वही इसकी भी डायरेक्शन। क्लियर? दूसरा पॉइंट इसमें आपको क्या याद रखना है? अगर ये वेक्टर है तो इट्स वैल्यू कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। थर्ड पॉइंट, इट इज यूनिट। इसका जो यूनिट है, और कौन सा यूनिट है? ऐसा यूनिट सेम एज ऑफ मोमेंटम। जो मोमेंटम का यूनिट है वही इसका भी यूनिट है। अब मोमेंटम का यूनिट हमने क्या लिखा था वहां पर? केजी मीटर पर सेकंड। तो इसका भी यूनिट यही रहेगा। तो एक क्वेश्चन यहां पे बन जाता है इंपल्स पे, तो याद रखोगे आप। क्वेश्चन इस तरह का होगा, विच ऑफ द टू क्वांटिटीज हैव सेम यूनिट्स? सेम यूनिट्स। तो नीचे 4 ऑप्शन होंगे, डिस्टेंस, मोमेंटम। सेकंड ऑप्शन होगा मोमेंटम, इंपल्स, और इस तरह थर्ड होगा और फोर्थ होगा। तो आपको पता होना चाहिए मोमेंटम और इंपल्स का यूनिट जो होता है वो सेम होता है। क्लियर? और क्या चीज है मोमेंटम और इसका यूनिट? केजी मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो इंपल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन जो है वो मोमेंटम की डायरेक्शन, और मोमेंटम की डायरेक्शन जो होती है वो किसकी डायरेक्शन होती है? फोर्स की डायरेक्शन। इसको भी आप याद रखोगे। तो इंपल्स की डायरेक्शन हुई फोर्स की डायरेक्शन। क्लियर? तो ये चीजें आपको इसमें याद रखना पड़ेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास है थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को याद होता है। स्टूडेंट्स क्या, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट हो, उसको थर्ड लॉ याद होता है। तो क्या चीज है थर्ड लॉ, और इसके बारे में आपको क्या याद रखना है वो भी मैं बता रहा हूं, जो आपको शायद पता ना हो। टू एवरी एक्शन देयर इज equal and opposite reaction. Equal and opposite
रिएक्शन। ये स्टेटमेंट बन जाता है किसका? थर्ड लॉ का। कभी कभी आता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, नन ऑफ द अबव। तो आप लिखोगे थर्ड लॉ। क्लियर? किसका स्टेटमेंट है? थर्ड लॉ। अब इसमें दो चीजें हैं, एक्शन और रिएक्शन। ये दोनों चीजें क्या है? तो याद रखोगे आप, ये दोनों है फोर्सेस, ये दोनों है फोर्सेस। और ये जो फोर्सेस है, आप ये याद नहीं रखोगे पहले एक्शन हुआ फिर रिएक्शन हुआ, नहीं। तो ये एक ही समय में होते हैं, यानी कि साइमल्टेनियसली पैदा होते हैं, साइमल्टेनियसली जनरेट होते हैं। क्लियर? कौन कौन सा? एक्शन और रिएक्शन, दोनों फोर्सेस साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हुआ है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पहले एक्शन हुआ कि रिएक्शन? नहीं, एक ही समय में दोनों हुए, एक ही समय में दोनों हुए। इस चीज को न्यूटन्स थर्ड लॉ कहते हैं। क्लियर? तो एक्शन और रिएक्शन इसमें क्या है? एक्शन और रिएक्शन है फोर्सेस। क्लियर हुआ है? तो इसका दूसरा स्टेटमेंट समझते हैं ताकि ये एक्शन और रिएक्शन समझ में आए। जैसे कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए, दूसरा ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बी। क्लियर? इस ऑब्जेक्ट के पास है वेलोसिटी और ये इस डायरेक्शन में चल रहा है और ये रेस्ट में है। ऑब्जेक्ट बी जो है ये रेस्ट में है। अब जब ये चल रहा है तो ये इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, क्योंकि आगे उसके आगे इसकी पाथ में आ रहा है, इसकी पाथ में आ रहा है, तो इसका मतलब ये इस पर एक्सर्ट करेगा फोर्स। लेट एफ ए बी द फोर्स। वो फोर्स कितना है? बी। तो एफ ए बी का मतलब है फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट ए ऑन ऑब्जेक्ट बी। जब इसने इस पर फोर्स एक्सर्ट किया तो उसी समय ये भी इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। लेट दैट बी एफ बी ए। व्हाट इज एफ बी? फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी बी ऑन बॉडी ए। तो ये दोनों जो फोर्सेस हैं ये दोनों इक्वल और अपोजिट हैं। क्या चीज? इक्वल और अपोजिट। दैट मीन्स एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ बी ए। ये इक्वल एंड अपोजिट है, लेकिन याद रखोगे आप, दे विल नेवर कैंसल आउट। ये कभी कैंसल आउट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे कैंसल आउट? क्योंकि बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या डिफरेंट बॉडीज। एफ ए बी किस पर फोर्स पड़ा? इस पर फोर्स पड़ा। एफ बी ए किस पर फोर्स पड़ा? ये इस पर फोर्स पड़ा। एक फोर्स इस पर पड़ा, एक फोर्स इस पर पड़ा, तो दोनों को आप ऐड नहीं करोगे। क्लियर? ये दोनों ऐड नहीं होके जीरो नहीं मिलेगा आपको। एफ ए बी से इसमें वेलोसिटी आएगी, सिंपल सी बात है। इसमें ये तो रेस्ट में था, फोर्स पड़ा तो इसमें वेलोसिटी आएगी, इसमें मोमेंटम आएगा। क्लियर? इसमें एक्सेलरेशन आएगी। अब इसके पास वेलोसिटी है, जब इसने इस पर फोर्स एक्सर्ट किया, इस फोर्स की वजह से इसमें क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी आएगी, चेंज इन मोमेंटम आएगा, चेंज इन एक्सेलरेशन आएगी। तो इसका इफेक्ट भी है और इसका इफेक्ट भी, इसका इफेक्ट ये है, इसका इफेक्ट ये है, और अलग अलग बॉडीज पर है, इसलिए ये कैंसल आउट नहीं होंगे। क्लियर हुआ है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? न्यूटन्स थर्ड लॉ का। क्लियर हुआ है? इतना क्लियर? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने यहां पर थर्ड लॉ के बारे में। क्या चीज है वो? तो ये देखिए आप, फोर्सेस ऑलवेज ऑकर इन पेयर्स, सिंगल फोर्स इज नॉट पॉसिबल। ये थर्ड लॉ का, मान लो आप, थर्ड लॉ से निकला है, हमें थर्ड लॉ से निकला। क्या निकला? फोर्सेस ऑलवेज ऑकर इन पेयर्स। जब भी फोर्स जनरेट होते हैं वो तो पेयर्स में जनरेट होते हैं। एक सिंगल फोर्स पॉसिबल नहीं है। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन मे बी ड्यू टू फिजिकल कांटेक्ट। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक्शन और रिएक्शन जो है, या तो ये फिजिकल कांटेक्ट से हो सकता है या इवन एट ए डिस्टेंस। फिजिकल कांटेक्ट का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, ये ऑब्जेक्ट है और इस पर फोर्स एक्सर्ट करना है, तो इस
पर फोर्स एक्सर्ट करने का तरीका क्या है, इसको टच करना है तब जाके फोर्स एक्सर्ट होगा। दूसरा है इवन एट ए डिस्टेंस, इवन एट ए डिस्टेंस मीन्स इसको टच किए बगैर हम इस पर फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं। और वो किस तरह से पॉसिबल है, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्सेस हो या मैग्नेटिक फोर्सेस हो। और ये आप लोगों ने सुना होगा कि दे विल मेक अप फील्ड, ये फील्ड बनाते हैं अपने आसपास स्पेस में, और इस फील्ड की वजह से फोर्सेस पड़ते हैं। लेकिन ये फोर्सेस, इन फोर्सेस के लिए कुछ प्रॉपर्टी होनी जरूरी है। क्लियर। तीसरा पॉइंट, थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल फॉर बोथ ऑब्जेक्ट्स वेदर एट रेस्ट और इन मोशन। तो चाहे ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या मोशन में हो, तो थर्ड लॉ एप्लीकेबल दोनों के लिए है। अप्लाइज टू ऑल ऑफ ग्रेविटी फोर्सेस, हर किसी फोर्स के लिए एप्लीकेबल है ये। कौन? न्यूटन्स थर्ड लॉ। कौन सा फोर्स? चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स हो, चाहे मैग्नेटिक फोर्स हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे किसके बारे में, न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में, जो आपको याद रखने। और इससे पहले भी मैंने जो पॉइंट्स बोले वो भी याद रखने। तो अगर आप लोगों ने एक कॉपी नहीं किया तो कॉपी करने की जरूरत भी नहीं है, मैं आपको इसका मटेरियल जो है टेलीग्राम चैनल के थ्रू प्रोवाइड करूंगा शाम तक। क्लियर। तो अगर अभी भी आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां से आपको सब कुछ मिलेगा, मटेरियल भी मिलेगा, और उसमें जब भी हमें टाइम मिलता है तो हम क्विज भी फॉर्म करते हैं। तो क्विज में आपका जो क्या कहते हैं कि आपको उसमें आंसर्स देने पड़ेंगे, लेकिन उनके आंसर्स मैं आपको नहीं दूंगा जो मैं क्विज में क्वेश्चंस देता हूं। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि वो सारे क्वेश्चन जो है मैंने वीडियोस में से ही डिस्कस किए हुए हैं, इसलिए आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के, क्योंकि एप्लीकेशंस पर एक दो क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले एग्जाम्स में, वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल हम क्या देखेंगे? फिलहाल हम देखेंगे इसके एप्लीकेशंस, न्यूटन्स थर्ड लॉ के एप्लीकेशंस। तो क्या एप्लीकेशन है? तो एक एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, अगर वो ऑब्जेक्ट जो है सरफेस पर है, चलो इसको दूसरे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि ये आपको इस तरह से समझ नहीं आएगा। फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको दूं, फर्स्ट इलस्ट्रेशन या फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगा यहां पर, बुक केप्ट ऑन टेबल, बुक केप्ट ऑन टेबल। क्लियर। ये हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल पर एक बुक है। क्या चीज है? इस पर एक बुक पड़ी हुई है। क्लियर। अब इस बुक के पास क्या चीज है? इसके पास है मास। जिसके पास भी मास है तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींच रहा है। कितना? mg। अब इसकी वजह से इस टेबल पर फोर्स पड़ रहा है। क्लियर। तो टेबल क्या कर रहा है? ये इस पर रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगा, और उसको बोलते हैं रिएक्शन ही, उसका नाम ही बोलते हैं रिएक्शन या नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर। तो ये किस वजह से है? थर्ड लॉ की वजह से। ये एक्शन कर रहा है, टेबल उस पर रिएक्शन कर रहा है। क्लियर। दूसरी एग्जांपल मैं आपको दूंगा यहां पर, वो क्या है? जब हम चलते हैं, वॉकिंग ऑफ ए पर्सन, जब हम चलते हैं तो हम क्या करते हैं? ग्राउंड पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ग्राउंड पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, और ग्राउंड वापस हम पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और हम उसकी वजह से चल सकते हैं। क्लियर। थर्ड एग्जांपल मैं दूंगा, जैसे कि, अच्छा इससे पहले मैं आपको थर्ड एग्जांपल से पहले इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। जैसे कि इस पर क्वेश्चन आता है, अगर हम सैंड के ऊपर चलते हैं, सैंड पर वॉक करते हैं, क्यों मुश्किल होता है? वाई इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन ए सैंड, वाई इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन ए सैंड। तो क्यों होता है डिफिकल्ट चलना? किस पर चलना? सैंड पर या आइस पर चलना। तो याद रखोगे आप, जब हम चलते हैं ग्राउंड पर, जब हम चलते हैं तो हम एक्शन करते हैं तो हमें रिएक्शन मिलता है, हम एक्शन करते हैं हमें रिएक्शन मिलता है, और ये दोनों जो हैं बराबर होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। सैंड में चलने से या आइस पे चलने से, चलो पहले सैंड पर अलग लेते हैं, जब हम सैंड पर चलते हैं तो हम एक्शन करते हैं लेकिन रिएक्शन नहीं मिलता है। क्यों नहीं रिएक्शन मिलता है? क्योंकि जो सैंड होती है ये लूज होती है, सैंड जो होती है लूजली बाउंड होती है। ये जब हम एक्शन करते हैं तो सैंड को क्या होता है? ये डिस्प्लेस हो जाती है,
क्या हो जाती हैं, डिस्प्लेस। और डिस्प्लेस होने की वजह से क्या होता है, हमें रिएक्शन नहीं मिलता है। क्लियर। इसी तरह जब हम आइस पर चलते हैं तो हमें फ्रिक्शन नहीं मिलती है, कंप्लीट फ्रिक्शन नहीं मिलती। और जब हमें फ्रिक्शन नहीं मिलेगी तो इसका क्या मतलब है, अभी हमने फ्रिक्शन का कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, फ्रिक्शन का कंसेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में मैं दूंगा। फ्रिक्शन हमें नहीं मिलती है, और फ्रिक्शन ना मिलने की वजह से क्या होता है, हमें रिएक्शन नहीं मिलता है, कंप्लीट रिएक्शन नहीं मिलता है। क्लियर। तो इसकी वजह से हमें डिफिकल्टी होती है चलने में। कहां पे चलने में, सैंड या आइस पे चलने में। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं डिटेल में आपको प्रोवाइड करूंगा कहां पे, मटेरियल में। थर्ड एग्जांपल मैं आपको दूंगा यहां पर, जैसे कि फायरिंग ऑफ ए गन, फायरिंग ऑफ बुलेट, फायरिंग ऑफ बुलेट। जब हम फायर करते हैं तो गन में से, फ्रॉम गन में से जब बुलेट निकलती है तो क्या हो जाता है, ध्यान से रखोगे आप, क्या हो जाता है कि बुलेट पर फोर्स पड़ता है, बुलेट पर फोर्स पड़ता है तो एक्शन हो जाता है। तो बुलेट क्या कर रही है, गन पर वापस रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगा, और उसी की वजह से गन जो है थोड़ा सा पीछे चल जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन जिसको रिकॉइल भी बोलते हैं, रिकॉइल में वापस चला जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, कहां पे, ये कुछ एग्जांपल्स थे कि अब आप खुद भी सोच सकते हो कुछ एग्जांपल्स, एक दो एग्जांपल्स, और उसके बाद आप थर्ड लॉ को यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हो। क्लियर। तो अब यहां पर मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर जो है उस पर हम क्या देखेंगे, उसमें हम क्या देखेंगे, और उसमें हम डिस्कस करेंगे जो JKSSB में क्वेश्चंस आए हुए हैं लॉज ऑफ मोशन पर, लॉज ऑफ मोशन पर, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। सारे के सारे क्वेश्चंस A to Z जितने भी 2012 से 2019 तक जितने भी क्वेश्चंस लॉज ऑफ मोशन में से JKSSB के +2 और +3 लेवल के क्वेश्चंस जितने भी पूछे गए उन सब को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।